ने जब रूही को घूर कर देखा तो रूही ने सना को इग्नोर करते हुए आरव और अवनी से कहा, तुम दोनों अपना अपना बैग लो और स्कूल के लिए निकलो। अब शैतानी करना बंद करो। ये बोलकर रूही भी वहां से अपनी बेकरी के लिए निकल गई। अमर भी अब तक ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस पहुंचते ही अमर ने प्यून को बुलाकर आशीष को उसके केबिन में भेजने को कहा। थोड़ी देर बाद प्यून ने अमर के पास आते हुए कहा, सर, आशीष सर तो पिछले 2 दिनों से ऑफिस आए ही नहीं है और आज भी वो नहीं आए। प्यून की बात सुनकर अमर हैरान था। उसने उसे जाने का इशारा किया और किसी गहरी सोच में डूब गया। अमर ने आशीष को फोन लगाया, पर पिछले 2 दिनों की तरह आज भी आशीष का फोन बंद आ रहा था। अमर ने कुछ सोचते हुए कहा, ये बस एक इत्तेफाक है या फिर इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन है। जब से हीरे चोरी हुए तब से आशीष का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आशीष ने ही वो हीरे चुराए हो। फिर अपनी ही बात को नकारते हुए अमर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आशीष भला ऐसा क्यों करेगा। अमर एक अलग ही कश्मकश में था, पर ये सच में सोचने वाली बात थी कि आखिर आशीष अचानक से कैसे लापता हो गया। क्या वो सच में गायब था या फिर ये किसी की चाल थी। उधर रंजन और समर्थ आपस में बात कर रहे थे। रंजन ने समर्थ को देखते हुए कहा, क्या शानदार चाल चली है तुमने। अब तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मुझे लगा नहीं था कि काम इतनी आसानी से हो जाएगा, पर जो भी कहो तुम हो बड़े काम के। हंसते हुए समर्थ ने रंजन से कहा, ये तो होना ही था। समर्थ एक ऐसी मजबूत दीवार का नाम है जिसके सामने बड़े से बड़ा तूफान भी घुटने टेक दे। और ये तो बस एक मामूली सी चोरी थी। ये सब काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बोलकर समर्थ हंसने लगा। तभी रंजन कुछ सोचते हुए सीरियस हो गया। उसने अपनी भौहें से कोड़ते हुए कहा, पर अगर अमर को इस चोरी की भनक लग गई और उसे हम पर शक हो गया तो। समर्थ ने मुस्कुराते हुए रंजन से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इतनी कच्ची गोलियां खेली है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अमर को हम पर शक हो, क्योंकि उसका इंतजाम पहले ही किया जा चुका है। समर्थ की बात सुनकर रंजन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। समर्थ ने बड़े ही प्राउडली अंदाज में रंजन से कहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अमर को आशीष पर शक होगा, हम पर नहीं, क्योंकि आशीष भी चोरी वाले दिन से ही गायब है। अब इससे पहले कि तुम मुझसे कोई और सवाल करो, मैं तुम्हें बता दूं कि आशीष को उस डायमंड के मालिक के आदमियों ने ही गायब किया है। ये सुनकर अब जाकर कहीं रंजन की जान में जान आई थी। उधर अमर अपने केबिन में बैठकर कुछ जरूरी काम कर रहा था। तभी अमर की केबिन का डोर रूही ने नॉक किया। अमर ने बिना सिर उठाए ही कहा, यस कम इन। रूही अमर के पास आ गई और वो बिना उससे कुछ कहे बस उसके सामने बैठ गई। अब तक अमर सोच रहा था कि उसका कोई एम्प्लॉय किसी काम से आया होगा, पर जब अंदर आए शख्स ने उससे कुछ भी नहीं कहा तो फाइल से अपनी निगाह उठाते हुए अमर ने कहा, अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। ये बोलते हुए जब अमर ने रूही को अपने सामने पाया तो वो हैरान रह गया। अमर की बातों का जवाब देते हुए रूही ने अमर से कहा, क्या बोलूं मैं अमर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने किए की माफी मांगूं या फिर अपने किए की सफाई दो, तुम ही बताओ अब मैं क्या कहूं। हैरान होते हुए अमर ने रूही से कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें तो बेकरी में होना चाहिए था ना, और ये सब क्या बोलते जा रही हो। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रूही ने अमर को देखते हुए कहा, पर मुझे तुमसे बात करनी है अमर, तुम मुझसे ऐसे दूर दूर क्यों भाग रहे हो। अमर ने इस बार अपनी आवाज को थोड़ा तेज करते हुए कहा, देखो रूही, ये मेरा ऑफिस है, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। और अभी भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं तुमसे दूर क्यों भाग रहा हूँ। क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि तुमने क्या किया है। अमर की बातें रूही को बहुत चुभ रही थी। उसे पता था कि सना के इस चाल ने उनके रिश्ते पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए थे, और रूही को यह भी यकीन था कि चाहे कोई कितनी भी चाल चल ले, लेकिन रूही और अमर के प्यार को नहीं हरा सकता। ये सब सोचते हुए रूही ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अमर, मैं मानती हूँ कि मैं बच्चों का ध्यान नहीं रख पाई, पर क्या तुम इसके लिए मुझे एक बार भी माफ नहीं कर सकते। रूही उम्मीद से भरी हुई आंखों से अमर को देखने लग गई। रूही, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से। जैसे ही अमर ने ये बात कही, रूही की आंखों में मायूसी छा गई। रूही को लगा कि जैसे उसके दिल के किसी ने 1000 टुकड़े कर दिए थे। अमर की बेरुखी अब रूही से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और रूही के दिल का दर्द अब उसकी आंखों से आंसू बनकर बरसने लगा था। रूही की आंखों से गिर रहे आंसुओं को जैसे ही अमर ने देखा तो वो वहीं जम गया।
रूही की आंखों से गिर रहे एक एक आंसू अमर के दिल पर किसी तलवार की तरह चुभ रहे थे। रूही की आंखों में आंसू देखकर जैसे अमर होश में आया हो। अमर ने रूही से वादा किया था कि वो रूही की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा, पर आज रूही की आंखों से गिर रहे इन आंसुओं की वजह कहीं न कहीं अमर खुद ही था। अमर जैसे रूही की ओर खिंचा चला जा रहा था, तभी अचानक से रूही को अपने गाल पर किसी के हाथ महसूस हुए, जो बड़े ही प्यार से उसके आंसुओं को पोंछ रहे थे। रूही ने आंख उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं, उसका अमर था। रूही एक टक बस अमर को देखे ही जा रही थी। अमर की भी निगाह रूही से नहीं हट रही थी। अमर को ऐसे अपने पास देखकर रूही को रोना आ गया। अब तक रूही की आंखों से आंसू ही टपक रहे थे, लेकिन अब वो आंसू सिसकियों में बदल चुके थे। रूही किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। अमर से बिल्कुल भी ये देखा नहीं जा रहा था। अमर ने रूही को हक कर लिया। कुछ देर तक वो दोनों इसी पोजीशन में खड़े थे। रूही को अमर की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। अमर भी रूही की सांसों को महसूस कर पा रहा था। अब तक अमर का गुस्सा पानी हो चुका था। रूही ने अमर के सीने से अपने सिर को उठाते हुए कहा, अमर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बच्चों का ख्याल रखने में फेल हो गई, पर अब मैं बच्चों का एक्स्ट्रा ख्याल रखूंगी, प्लीज। अमर ने रूही के होठों पर अपनी उंगली को रखते हुए कहा, बस भी करो, कितनी बार माफी मांगोगी, वैसे मुझे भी तुमसे माफी मांगनी है। अमर की बात सुनकर रूही ने हैरानी से अमर को देखते हुए कहा, फिर तुम्हें किस बात की माफी मांगनी है? अमर ने रूही के दोनों हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, खास करके घर में सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। अमर की ऐसी बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। रूही ने प्यार से अमर के हाथों को चूम लिया और कहा, जो हो गया वो हो गया, अब हमें सिर्फ अपने बच्चों पर और अपने परिवार पर ध्यान देना होगा। ये बोलकर वो दोनों फिर से एक दूसरे के गले मिल गए। शाम हो चुकी थी। रूही अब तक घर वापस आ गई थी। रूही अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रही थी। आरव और अवनी अपने रूम में बैठे बातें कर रहे थे। अवनी ने आरव से कहा, भैया क्या सना मम्मा हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती? छोटे से आरव ने अवनी से कहा, मुझे तो ऐसा ही लगता है, वो हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, जब देखो तब हमें डांटती रहती है, और तो और वो हमेशा रूही मम्मा और पापा के बीच में लड़ाई करवाती है, मुझे तो उनके साथ ही नहीं रहना। ये बोलते हुए आरव कुछ सोचने लगा। तभी कुछ सोचते हुए आरव ने थोड़ी तेज आवाज में अवनी से कहा, आइडिया, तू चल मेरे साथ। ये बोलते हुए आरव ने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर रूही के रूम में चला गया। अपने रूम में बैठी रूही कुछ काम कर रही थी। आरव और अवनी को अपने कमरे में ऐसे आता देखकर रूही ने हैरानी से कहा, अरे अरे क्या बात है भाई, आज मेरे दोनों बच्चे ऐसे कैसे भागे आ रहे, क्या नई शैतानी चल रही है, जरा बताना। ये बोलते हुए रूही ने आरव और अवनी को प्यार से किस कर लिया। आरव ने रूही को अपने पास बुलाते हुए कहा, मम्मा मैंने कुछ सोचा है, पर उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। रूही ने प्यार से आरव से कहा, जरूर करूंगी मैं अपनी बेबी की मदद, बताओ बेटा आपको क्या हेल्प चाहिए मम्मा की? मम्मा जैसे हमारे गेम में होता है कि अगर हम किसी को हरा दें तो वो आगे के राउंड्स को नहीं खेल पाता, तो इस तरह से हमें सना मम्मा को भी हरा देना चाहिए, जिससे वो हमारी लाइफ से चली जाए और दोबारा लौटकर ना आए। अवनी ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे भैया तुम कितने बुद्धू हो, गेम में और रियल लाइफ में फर्क होता है, मैं तुमसे छोटी हूँ फिर भी मैं ये जानती हूँ और तुम्हें ही नहीं पता। आरव ने अवनी को देखते हुए कहा, तू ना अवनी अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझ, मुझे भी पता है ये सब, ठीक है ना? ये बोलते हुए दोनों आपस में एक दूसरे से लगभग लड़ने लग गए। तभी आरव की नजर रूही पर गई, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आरव ने रूही को आवाज दी, मम्मा, पर रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। आरव ने दोबारा रूही के कंधे को पकड़कर आवाज लगाई, मम्मा क्या हुआ आपको, देखो ना अवनी मुझे बुद्धू बोल रही है। रूही ने प्यार से दोनों बच्चों के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, गंदी बात, ऐसे नहीं लड़ते, आप दोनों को तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, और आप दोनों हैं कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर किसी ने आपको ऐसे लड़ते हुए देख लिया तो बोलेंगे कि आपके मम्मा पापा ने आपको कुछ सिखाया ही नहीं। आरव और अवनी ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर रूही को देखकर एक साथ कहा, सॉरी मम्मा। तभी अमर ने रूही के कमरे में आते हुए कहा, वाह जी वाह, क्या बात है, आज तो मेरी पूरी फैमिली एक साथ बैठी है।
अमर को आता देखकर आरव और अवनी भागकर अमर के पास जाकर उससे चिपक गए। आरव ने अमर से कहा, पापा चलो ना मम्मा के पास बैठो, आजकल आप मम्मा को बिल्कुल टाइम नहीं देते। आरव के मुंह से ये बात सुनकर अमर ने हैरानी से कहा, ये सब कहाँ से सीख रहे हो तुम? फिर अमर ने तिरछी नजर से रूही को देखा और मुस्कुराते हुए कुछ सोचकर कहा, वैसे बात तो सही कही है तुमने, मैं आजकल तुम्हारी मम्मा को बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए सोच रहा हूँ कि आज का मेरा बचा हुआ पूरा टाइम तुम्हारी मम्मा का। ये बोलते हुए अमर ने रूही को देखकर आंख मार दी। रूही के गाल लाल हो चुके थे। आज काफी समय के बाद रूही, अमर और बच्चे अच्छे से एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। कमरे के बाहर खड़ी सना ये सब देख रही थी। सना ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए खुद से ही कहा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के करीब आ ही जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। कुछ सोचते हुए सना वहां से निकल गई। अगले ही दिन रूही जब होटल पहुंची तो अंदर कदम रखते ही उसका ध्यान वहां के माहौल पर गया। होटल में अफरा तफरी मची हुई थी। रूही को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि ये सब चल क्या रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर आसपास पड़ी वो हैरान हो गई। उसने फटी हुई आंखों से चारों ओर देखते हुए हड़बड़ा कर कहा, ये सब क्या हो रहा है? होटल में सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ सा क्यों है? तभी होटल का एक स्टाफ दौड़कर रूही के पास आया और घबरा कर उसने कहा, रूही मैडम, वो होटल में चोरी हो गई है। ये सुनते ही रूही घबरा गई। उसने होटल स्टाफ से कहा, ये सब कैसे और कब हुआ? आखिर होटल में चोरी किसने कराई थी? क्या होगी सना की अगली चाल? क्या फिर से करीब आ रहे हैं रूही और अमर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। जैसे ही रूही को पता चला कि होटल में चोरी हो गई थी, वो घबराने से ज्यादा हैरान थी। उसने अपने मन में सोचा, आखिर ये चोरी हुई कैसे और किसने की? रूही ने होटल स्टाफ से भी ये सवाल किया तो उनमें से किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था और उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। रूही ने पुलिस को फोन करके वहां पर जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बताया और फौरन उन्हें होटल पहुंचने की रिक्वेस्ट की। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर आ चुकी थी। इंस्पेक्टर ने आते ही वहां पर सभी से पूछताछ शुरू कर दी। इंस्पेक्टर ने रूही से कहा, मैडम, आपके होटल में जो सामान चोरी हुआ है, हमें उन सभी चीजों की एक लिस्ट चाहिए होगी ताकि हम चोर को ट्रैक कर सके। रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने होटल स्टाफ से चोरी हुए सामान की लिस्ट निकाल कर रखने को कहा। कुछ देर बाद चोरी के सामान की एक लिस्ट रूही के सामने थी। रूही ने वो लिस्ट इंस्पेक्टर को देते हुए कहा, देखिए सर, यहाँ से जो भी सामान चोरी हुआ है वो सब बहुत पुराना और बहुत महंगा सामान था। उन सभी सामानों की गिनती हमारे एंटिक कलेक्शन में आती है। आप प्लीज उन चीजों को थोड़ा जल्दी ट्रैक कर लीजिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सामान हमारे हाथ से निकल जाए। रूही की बात सुनते हुए इंस्पेक्टर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कुछ सोचते हुए कहा, हम अपनी तहकीकात अभी से शुरू कर रहे हैं और हम आपकी इस बात का ध्यान रखेंगे और आप परेशान मत हो, वो चोर जल्दी ही पकड़ा जाएगा। अगर आपको किसी पर भी शक हो तो आप मुझे फोन कर सकती हैं। रूही ने तभी इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर, फिलहाल तो मुझे किसी पर कोई शक नहीं है, पर आपने ये तो जरूर सुना होगा कि अगर हम किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो हमें ऊपर से नीचे गिराने के लिए एक नहीं 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा ही कोई अनजान या जानने वाला दुश्मन हमारा भी हो। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचते हुए वो वहां से निकल गया। शाम को जब रूही घर आई तो वो बहुत परेशान थी। घर आकर वो अपना कुछ काम करने में लग गई। अमर भी अब तक ऑफिस से आ चुका था। रूही को खोजते हुए जब अमर उसके कमरे में आया तो रूही का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ रूही, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? होटल का काम कैसा चल रहा है? रूही ने अपने बुझे हुए चेहरे से अमर को देखते हुए कहा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सब मैं तुम्हें कैसे बताऊं अमर। फिर रूही अमर के पास आई और वहीं पर बैठते हुए उसने कहा, अमर, आज होटल में चोरी हो गई। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चोरी कर कौन सकता है। मुझे शक तो कई लोगों पर है। पर जैसे ही रूही ने ये कहा तो अमर हैरानी से रूही की तरफ देखते हुए सोचने लगा, ये हो क्या रहा है? पहले मेरे ऑफिस में चोरी हुई और अब रूही के होटल में। क्या हुआ अमर, तुम इस तरह से मुझे देखकर क्या सोचने लगे? रूही ने सवालिया नजरों से देखते हुए अमर से पूछा। वैसे रूही के दिमाग में भी इस वक्त वही सारी बातें चल रही थी जिनके बारे में अमर सोच रहा था, पर बार बार डायमंड्स और उनकी चोरी के बारे में बोलकर वो अमर को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा।
लेकिन अमर नहीं चाहता था कि जिस तरह से वो अपने ऑफिस में घुसाए चोरों के बारे में पता नहीं लगा पा रहा था, उसी तरह से रूही भी खुद को नाकामयाब महसूस करे। ये सब कब हुआ और कैसे हुआ, और होटल से क्या क्या गायब हुआ है? लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो अमर? मैंने पुलिस को उन सारे सामानों की लिस्ट दे दी है, इसके लिए तुम मत परेशान हो। रूही जानती थी कि अमर के सर पर वैसे ही मुश्किलों का बोझ कोई कम नहीं था, इसीलिए अब वो उसे इस नई प्रॉब्लम से दूर रखना चाहती थी। पुलिस के पास तुम्हारे जैसे न जाने और कितने केस पड़े होंगे, पता नहीं उन्हें इस काम को पूरा करते करते कितना वक्त लग जाएगा, इसीलिए तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही उस चोर का पता लगा लूंगा। उधर 2 दिन बाद समर्थ अपने कमरे में बैठकर कुछ जरूरी काम कर रहा था। तभी उसके पास एक फोन आया और सामने वाले ने कहा, तूने जो सामान चोरी किया है उसकी मैं तुझे फिलहाल तो कोई कीमत नहीं दे सकता। ये सुनते ही समर्थ भड़क गया। उसने लगभग चिल्लाते हुए फोन पर कहा, अगर तुम्हें एंटीक सामान चाहिए तो तुम्हें उसकी प्रॉपर कीमत चुकानी होगी। तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी मेहनत से इस सामान को हासिल किया है। पैसे ना हो तो दोबारा मुझे कॉल मत करना। ये बोलकर समर्थ ने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद उसने खुद से कहा, इतनी मेहनत से मैंने रूही के होटल से सामान चोरी करवाया। मुझे नहीं पता था कि रूही के पास इतनी एंटीक चीजें भी थी। अगर मुझे पहले पता होता कि वो इतनी दौलतमंद थी तो शायद मैं रूही को कभी छोड़ता ही नहीं। खैर कोई बात नहीं। ये बोलते हुए समर्थ ने अकेले में ही एक टेढ़ी सी हंसी का ठहाका लगाया और सामने पड़ी बियर की बोतल को अपने मुंह से लगा लिया। लेकिन फिर जब अगले 2 दिनों तक भी समर्थ को उन एंटीक सामानों के लिए कोई खरीदार नहीं मिला तो वो कहीं जाने के लिए तैयार होने लगा। अभी तक इन चीजों को खरीदने के लिए कोई भी सामने नहीं आया है और इस सामान को ज्यादा टाइम तक अपने पास रखना भी ठीक नहीं है, इसीलिए अब मुझे इस सामान का कुछ करना पड़ेगा। और फिर वो खुद ही उस सामान को बेचने के लिए बाजार में निकल गया। जैसे ही उसकी डील हुई तो सामान खरीदने वाले आदमी ने फौरन उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी। समर्थ हैरान था कि आखिर कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था। उसने आगे बढ़कर उस आदमी से कहा, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम, और तुम मुझे हथकड़ियां क्यों पहना रहे हो? आखिर कौन हो तुम? जैसे ही समर्थ ने ये कहा, सामने खड़े आदमी ने मुस्कुराकर समर्थ से कहा, मिस्टर समर्थ, रूही जी के होटल में चोरी करने के इल्जाम में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। यहाँ रूही अपने घर में बैठी कुछ काम कर रही थी, तभी उसका फोन बजा। रूही ने जब कॉल रिसीव किया तो फोन की दूसरी ओर के इंसान ने रूही को जो बात कही उसे सुनते ही रूही की आंखों में चमक आ गई। रूही के सामने बैठी सना हमेशा की तरह ही रूही को कुछ कुछ बोलने में लगी हुई थी। जब सना ने रूही को मुस्कुराते देखा तो उसने हैरानी से रूही को देखते हुए कहा, ऐसे क्या मुस्कुरा रही हो? कि तुमने कोई अच्छा जोक सुन लिया क्या? रूही ने सना को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, मजाक तो अब तुम्हारा बनेगा। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा भाई अपने असली घर पहुंच गया है। सना को समझ नहीं आ रहा था कि रूही क्या कह रही थी। उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए सवालिया नजरों से रूही को देखकर पूछा, तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। रूही ने अपने हाथ को बांधते हुए सना से कहा, तुम्हारा भाई तुम्हारे असली घर पहुंच चुका है, यानी कि वो जेल पहुंच गया है। और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम भी सुधर जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो आज तुम्हारे भाई का हुआ है। क्योंकि वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी ना, कि बुराई का साथ देने वालों के साथ बस बुरा ही होता है। जैसे ही रूही ने ये बात कही, सना गुस्से से लाल हो गई और उसने लगभग चिल्लाते हुए रूही से कहा, रूही, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि समर्थ जेल में है? उसने ऐसा क्या किया था? जरूर तुम्ही ने कोई झूठा केस लगवाया होगा मेरे बेचारे भाई पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को किसी झूठे केस में फंसाने की? रूही जो अब तक वहां से जाने के लिए मुड़ चुकी थी, उसने अपने कदमों को रोकते हुए सना को देखा और सना की बातों को सुनकर उसे हंसी आ गई और उसने अपनी हंसी छिपाते हुए सना से कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग सच में फिर गया है। एक होता है अंधा और दूसरा होता है आंख वाला अंधा। एक बार को बिना आंख के अंधे को सब साफ दिख सकता है, लेकिन जो आंखों के साथ वाले अंधे होते हैं उन्हें तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता है। मुझे तो तुम पर दया आ रही है। खैर, जब तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि समर्थ ने चोरी की है, वो भी मेरे होटल में। मुझे नहीं पता था कि चंद रुपयों के लिए तुम लोग इतना गिर जाओगे। ये बोलकर रूही वहां से निकल गई। रूही के जाते ही सना ने खुद से ही कहा, नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, भला समर्थ ऐसा क्यों करेगा? पर कुछ भी हो, मुझे समर्थ को कैसे भी करके छुड़ाना होगा। ये सोचते हुए सना समर्थ को छुड़ाने की कोशिश करने लग गई। सना को समर्थ को छुड़ाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, पर सना के पास इस समय एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सना कुछ सोचते हुए अमर के पास गई और उसने अमर से कहा, अमर, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो मुझे अपना कार्ड दे दो, मैं पैसे निकाल लूंगी। सना ने अमर से पूरे हक से पैसे मांगे। जब अमर ने सना को पैसे मांगते हुए देखा तो उसने सना को घूरते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे भाई के लिए पैसों की जरूरत है, पर तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भाई वहीं रहेगा और वहीं सहेगा, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। किस हक से तुम मुझसे पैसा मांग रही हो, कार्ड मांग रही हो? मत भूलो कि कुछ दिन पहले तुम ही हो जिसने कहा था कि तुम मुझे फिर से सड़क पर देखना चाहती हो, और अब तुम मुझसे ही मदद लेने आई हो। तुम्हारे दोगलेपन का कोई जवाब नहीं। तुम जैसी औरत से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये बोलकर अमर वहां से निकल गया। अमर और सना के बीच की बात रूही वहीं खड़ी होकर सुन रही थी। जैसे ही सना की नजर रूही से मिली, रूही ने मुस्कुरा दिया। इस समय रूही की मुस्कुराहट सना को किसी ताने से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही अमर वहां से गया तो रूही मुस्कुराते हुए सना के पास आई और रूही ने सना से कहा, मेरे भाई के साथ जो समर्थ और तुमने किया है, ये सब उसी का फल है। तुम दोनों के लिए, तुम दोनों को अब कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी बस अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रूही की बात सुनकर सना गुस्से से लाल हो चुकी थी। सना ने लगभग चिल्लाते हुए रूही से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने भाई के लिए पैसे का इंतजाम नहीं कर सकती? ये तुम्हारी भूल है। मैं पैसों का इंतजाम कर ही लूंगी, लेकिन मेरे भाई समर्थ के बाहर आने के बाद तुम अपना ख्याल रखना, और तुम्हारा क्या होगा ये तुम जरूर सोचना। ये बोलते हुए सना वहां से निकल गई। वहां से जाने के बाद सना ने रंजन को फोन लगाया। रंजन ने एक बार में ही सना का फोन उठा लिया। ये देखकर सना को बहुत खुशी हुई। सना ने रंजन को सारी बात बताई और उससे कहा, देखिए, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मुझे पता है कि आप समर्थ को कुछ भी नहीं होने देंगे। कुछ सोचते हुए रंजन ने सना से कहा, ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैंने इंतजाम कर दिया, पैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। कुछ समय बाद एक आदमी सना के पास पैसे लेकर आ गया। सना ने फटाफट से पैसे लिए और समर्थ की जमानत की तैयारी करने लग गई। सना ने जल्दी ही समर्थ की जमानत भी करा ली। उधर अमर अपनी केबिन में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी अमर के पास किसी का फोन आया। दूसरी ओर से उस आदमी ने जैसे ही बताया कि समर्थ की जमानत हो गई थी तो वो गुस्से से लाल हो गया। शाम होने लगी थी। अमर अब तक घर वापस आ चुका था। जैसे ही अमर घर में आया, उसने सामने सना को बैठे देखा। अमर ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मनहूस आदमी की जमानत कराने की? सना ने अमर को गुस्से में देखते हुए कहा, अमर, तुम जो भी बोल रहे हो बहुत सोच समझकर बोलना। ये मत भूलो कि तुम जिसकी बात कर रहे हो वो मेरा भाई है। अमर ने गुस्से से सना से कहा, वो तुम्हारा भाई है, इसी बात का तो मुझे भी दुख है। ये बोलने के बाद अब अमर आगे कुछ कहता, उससे पहले ही अमर का फोन बजा। उसने देखा कि फोन तो ब्लैक टाइगर का था। अमर ने जब कॉल रिसीव किया तो ब्लैक टाइगर कुछ घबराया हुआ था। अमर के पूछने पर उसने अमर से कहा, आशीष मुसीबत में है और उसने वो डायमंड नहीं चुराए हैं। आशीष कैसे मुसीबत में फंस गया था? क्या अमर को वो हीरे कभी मिल पाएंगे? जेल से वापस आने के बाद कौन सी नई चाल चलेगा समर्थ? क्या रूही और अमर कभी एक हो पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। टाइगर की बात सुनकर अमर बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो जिसको अभी तक दगाबाज समझ रहा था वो तो उसका वफादार आदमी था जो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहता था। फोन काटने के बाद अमर खुद से बोला, कितना बड़ा बेवकूफ था मैंने उस पर शक किया जिसने मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ाया, जिसने मुझ पर विश्वास किया था कि मैं कौशिक के बिजनेस को बदल सकता हूँ। और मैं इतने दिनों से आशीष के बारे में इतना गलत सोचता रहा, जबकि उसे तो मेरी जरूरत थी। वो हर बार मेरे लिए सबसे लड़ता रहा और मैंने उसे ही चोर बना दिया। मैं कैसे भूल गया कि आशीष कभी भी उस घटिया आदमी के साथ नहीं मिल सकता था। इतना बोलकर अमर तुरंत वहां से निकल गया, क्योंकि अब वो किसी भी तरह से आशीष को ढूंढना चाहता था। उसे ये भी डर लग रहा था कि कहीं जैसे उस आदमी ने कौशिक को मार दिया था वैसे ही वो आशीष के साथ भी कुछ गलत न कर दे। अभी अमर कार ड्राइव कर ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने कार साइड में लगाकर फोन उठाया तो उसी आदमी का कॉल था जो इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड था। वो हंसते हुए अमर से बोला,
मैंने सुना है कि तुम आशीष को ढूंढने की एक नाकाम कोशिश में लगे हो और बड़ा घमंड है तुम्हें कि तुम उसे वापस ले आओगे। उसकी बात सुनकर अमर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, आशीष तो किसी न किसी तरह से मेरे पास आ ही जाएगा, लेकिन तू अपने बारे में सोच, क्योंकि आशीष के मिलने के बाद जो मैं तेरे साथ करूंगा उससे तू कैसे बचेगा। अमर की बात सुनकर वो आदमी हंसते हुए बोला, मेरे साथ कुछ भी करने के लिए पहले तुम्हें मुझ तक पहुंचना होगा, जो शायद इस जन्म में तो तुम नहीं कर सकते। और इतना बोलकर उसने बदतमीजी से हंसते हुए फोन काट दिया। अमर कुछ देर तक फोन हाथ में लिए अपनी जगह पर खड़ा रहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आशीष को जाकर कहाँ ढूंढे। उधर रूही के होटल में एक फंक्शन था। रूही वीर के साथ होटल तो आ गई थी, लेकिन वहां उसका मन नहीं लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी अमर के पास पहुंच जाए और उसके साथ रहे। उधर अमर ऑफिस पहुंच गया था और इधर उधर करके आशीष की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो परेशान से अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि सामने से कोई उसकी तरफ आ रहा था। अमर ने सिर उठाकर जब सामने देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि रूही थी, और वो हाथ में एक छोटा सा लंच बॉक्स लेकर उसकी तरफ आ रही थी। उसे देखकर अमर कोई सवाल पूछता, इसके पहले ही रूही ने वो बॉक्स अमर के सामने रख दिया और उसे देखकर बोली, इसमें जो भी है वो पूरा फिनिश करो, उसके बाद ही कोई बात होगी। इस वक्त अमर का कुछ भी खाने का मन नहीं था, लेकिन रूही का चेहरा देखकर वो उसे उदास नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने उस लंच बॉक्स को खोला और उसमें से 2 चम्मच राइस खा लिए। अभी रूही अमर से कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसके फोन पर एक के बाद एक मैसेजेस आने लगे। जब रूही ने फोन निकाल कर देखा तो उसके होटल की रेटिंग 3% से अब 1% पर आ गई थी। ये देखकर रूही बहुत हैरान हो गई और अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोली, मैं बाद में आती हूँ, शायद वीर को मेरी जरूरत है, वो बार बार मैसेज कर रहा है। और इतना बोलकर वो तेज कदमों से अमर के ऑफिस से बाहर चली गई। रूही इस वक्त अमर को और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ये रेटिंग वाली बात अमर से छुपा ली और खुद इस बारे में वीर से बात करने के लिए वहां से निकल गई। रास्ते भर वो यही सोच रही थी कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी हर बार उसके होटल की रेटिंग इतनी कम क्यों आती है, लेकिन फिर भी उसे इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा था। अभी रूही अपनी कार में ही थी कि तभी रोड पर सिग्नल रेड हो गया और रूही वहीं पर रुक गई। रूही की कार का शीशा खुला हुआ था और वो बाहर देख रही थी। तभी उसके बिल्कुल बगल में कार आकर खड़ी हो गई और उसका मिरर डाउन हुआ। रूही ने जैसे ही बगल में देखा तो उस कार के अंदर रंजन बैठा हुआ था। रंजन मुस्कुराकर अपना काला चश्मा हटाते हुए रूही को देखकर बोला, अरे रूही, तुम तो फुटपाथ पर आ गई। रंजन का ताना रूही अच्छे से समझ गई, क्योंकि उसके होटल की रेटिंग वाली बात रंजन को ना पता हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो मुस्कुराते हुए रंजन को देखकर बोली, मिस्टर रंजन, आप भी मेरे ही बगल में खड़े हैं, भूलिए मत। जैसे ही रूही ने इतना कहा तो सिग्नल ग्रीन हो गया और रूही की गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन रंजन की गाड़ी पता नहीं क्यों स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ये देखकर रूही कार से बाहर झांकते हुए थोड़ी तेज आवाज में रंजन की तरफ देखकर बोली, मैं तो आगे निकल गई, लेकिन आप मुझे पीछे खींचने के चक्कर में शायद अपनी जगह जम से गए हो। और इतना बोलकर रूही रंजन को देखकर जोर से हंसने लगी। रंजन को रूही की इस बात पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो कुछ ना कर सका और बस अपनी गाड़ी में ही उलझा रहा। उधर समर्थ ने आज किसी स्पेशल इंसान को अपने घर पर बुलाया था और वो स्पेशल इंसान अमर के ऑफिस का एक एम्प्लॉय था। समर्थ अमर के ऑफिस में घुसने की और वहां के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था। इस बात की भनक अमर को जरा भी नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि समर्थ अब क्या नया जाल बुन रहा था। तभी समर्थ उस आदमी से बात कर ही रहा था कि तभी उसके घर की डोरबेल बजी। तुम उधर से निकल जाओ, किसी को तुम्हारे यहाँ आने के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और उस आदमी के जाते ही समर्थ गेट पर आया। उसने जैसे ही गेट खोला तो सामने नंदिता थी। नंदिता घूरकर समर्थ को देखते हुए बोली, किससे बात कर रहे थे तुम, और इतनी देर कैसे लगी तुम्हें गेट खोलने में। इतना बोलते हुए नंदिता अंदर जाकर इधर उधर देखने लगी, जैसे कि वो किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। समर्थ घूमकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, शायद आप ये भूल गई हैं कि आप मेरे घर में आई हैं, ये आपका घर नहीं है। और दूसरी और सबसे जरूरी बात कि आप यहाँ क्यों आई हैं। नंदिता समर्थ को देखकर गुस्से से बोली, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम आज मुझे साफ साफ बता दो कि तुम्हारा क्या प्लान है और मैं तुम्हारे प्लान में अब तुम्हारे साथ क्यों नहीं हूँ।
क्योंकि अब मुझे ये फील होता है कि तुम्हारा अगला कदम मुझे पता ही नहीं होता। समर्थ मुस्कुराते हुए नंदिता को देखकर बोला, ये भी तो मैंने आपसे ही सीखा है ना कि अपना अगला कदम अपने दोस्त को भी ना पता चलने दो। जैसे ही समर्थ ने ये कहा तो नंदिता शांत हो गई और मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन अब मैंने अपने अंदर बहुत सुधार कर लिया है और मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। नंदिता की बात सुनकर समर्थ उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर आप मदद ही करना चाह रही होती तो आप सबसे पहले आकर मुझे बताती कि रूही के पापा इस वक्त कहाँ हैं, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आप उनके पास नहीं जाती। नंदिता समर्थ की तरफ देखकर चिड़चिड़ा कर बोली, मैं उस आदमी को अभी भी ढूंढ रही हूँ समर्थ। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन हाँ, मैंने अपने लोगों को उस काम पर लगाया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही मुझे उनका पता बता देंगे। इतना बोलकर नंदिता चुप हो गई। समर्थ नंदिता को देखकर बोला, ठीक है, अभी आप यहाँ से जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। समर्थ की बात सुनकर नंदिता बड़ी हैरानी से अपनी जगह से उठी और दबे पैरों से बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन अगले ही पल वो अचानक से रुक गई और पलटकर समर्थ को देखकर बोली, लेकिन समर्थ, मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि सना वापस कैसे आई और इतना जलने के बाद भी वो ठीक कैसे है। नंदिता की बात सुनकर समर्थ को गुस्सा आ गया और गुस्से से नंदिता को देखकर बोला, सना ठीक है और सबके सामने है, इतना ही बहुत है और इससे ज्यादा कुछ भी बताना मैं जरूरी नहीं समझता। समर्थ ने इतनी बदतमीजी से नंदिता को जवाब दिया था कि वो गुस्से में चली गई और समर्थ सोफे पर बैठते हुए बोला, इन्हें बार बार ये एक ही सवाल क्यों पूछना होता है, ना जाने कब ये सना से बाहर निकलेंगी। कुछ देर बाद रूही घर आ चुकी थी और वो बच्चों के लिए उनका फेवरेट केक बना रही थी। रूही को किचन में देखकर सना से रहा नहीं गया और वो सीधे किचन में आ गई और रूही को देखकर बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रूही सना को देखकर अपना काम करते हुए बोली, मैं यहाँ बच्चों के लिए केक बनाने आई हूँ। सना रूही के सामने रखा केक का बैटर उठाते हुए बोली, बच्चे तुम्हारे हाथ का केक नहीं खाएंगे, अगर उन्हें केक खाना है तो मैं उनके लिए केक बनाऊंगी। रूही को पता था कि सना ये सब उससे उलझने के लिए कर रही थी, इसीलिए वो चुपचाप वहां खड़ी हो गई। सना जैसा चाहती थी वैसा उसे करने दिया। सना रूही को घूरते हुए दूसरा केक बनाने लगी और केक बनाने के बाद उसने केक को माइक्रोवेव में बेक होने के लिए रख दिया और रूही को देखकर बोली, क्या तुमने अपना सारा काम छोड़कर किचन में खड़ी रहने की ड्यूटी शुरू कर दी है? सना का ताना सुनकर रूही चुपचाप किचन से बाहर चली आई। बाहर आरव और अवनी केक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन दोनों ने जब रूही को खाली हाथ देखा तो वो मायूस होकर बोली, माँ आप तो हमारे लिए केक बनाने गई थी ना, कहाँ है केक? रूही उन दोनों के पास आकर मुस्कुरा कर बोली, आपका केक अभी आ रहा है। अभी रूही ने इतना कहा ही था कि तभी सना की जोर से चीखने की आवाज आई और रूही भागते हुए किचन में पहुंच गई। ना जाने कैसे लेकिन सना का हाथ जल गया था और उसे इतनी ज्यादा जलन हो रही थी कि वो बस चिल्लाए जा रही थी। रूही उसके पास आते हुए फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर बोली, सना तुम घबराओ मत, ये मामूली सा घाव है, अभी ठीक हो जाएगा। रूही की बात सुनकर सना ने गुस्से में उसे देखा और तेजी से किचन के बाहर निकल गई। रूही भी उसके पीछे पीछे उसके हाथ पर कुछ लगाने के लिए आ ही रही थी कि तभी सना मुड़कर खड़ी हो गई और रूही को देखकर बोली, प्लीज रूही मेरे पीछे मत आओ। सना की बात सुनकर रूही हैरानी से उसे देखकर बोली, सना थोड़ा ही जला है, प्लीज तुम एक जगह बैठो, मैं अभी उसमें दवा लगाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सना का दर्द इतना ज्यादा था कि उससे रहा नहीं गया और वो फिर से चिल्ला कर बोली, ये कोई मामूली चोट नहीं है, मैंने कहा ना मेरे पीछे मत आओ, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? कोई इंसान तुमसे दूर रहने के लिए बोल रहा है। वो कहते हैं ना कि दर्द में इंसान के अंदर की बात निकल जाती है। कुछ ऐसा ही सना के साथ भी हुआ था। भला एक गर्म बर्तन से जलने के बाद सना उसे मामूली क्यों नहीं बता रही थी, और ये बात रूही को कुछ समझ नहीं आई। सना भागते हुए अपने कमरे में चली गई और उसने गेट बंद कर लिया। वो घबराहट में दर्द से कराहती हुई इधर उधर बस अपना फोन ढूंढ रही थी और उसे जैसे ही बेड पर अपना फोन मिला तो उसने तुरंत समर्थ को फोन लगा दिया और उसके फोन उठाते ही वो घबराते हुए बोली, समर्थ मेरा हाथ जल गया है और तुम्हें पता है ये ऐसे सही नहीं होगा। समर्थ उधर से घबराते हुए बोला, मैं 5 मिनट में वहां आ रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे आसपास कोई भी ना आए, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों सना अपनी छोटी सी चोट को इतना बड़ा बना रही थी? और क्या कोई ऐसा राज था जो सिर्फ सना और समर्थ जानते थे,
ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई। रूही, जो कि अभी भी बच्चों के साथ हॉल में ही बैठी हुई थी और सना के नीचे आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर तक सना के नीचे न आने के बाद वो खुद से बोली, एक मामूली सी चोट ही तो थी, लेकिन सना इतना क्यों घबरा गई और उसने अपने आप को इस तरह से बंद क्यों कर लिया है। अभी रूही ने इतना कहा ही था कि तभी सना तेजी से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से उतरने लगी और उसने अपने हाथ को एक कपड़े से ढक रखा था। रूही उसके ढके हुए हाथ को देखकर उसके पास आते हुए बोली, सना, तुम्हें तो अच्छे से पता होगा कि इसे ढकने से तुम्हारा घाव और बढ़ सकता है। सना उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोली, तुम मेरी चिंता नहीं करो तो अच्छा होगा। ये घाव जो मुझे आज मिला है, इससे कहीं बड़े घाव तुमने मुझे दिए हैं। और आज तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मेरे जलने पर तो तुमने मुझे मरता हुआ छोड़ दिया था, तब तुम्हें कुछ भी नहीं लगा था क्या? सना की बात पर रूही एकदम शांत हो गई थी, क्योंकि पहले जो भी हुआ था उसमें भले ही रूही की गलती नहीं थी, लेकिन सना के पास एक पॉइंट था खुद को सही बताने का। रूही से इस तरह से बोलने के बाद सना तुरंत घर से बाहर निकल गई और रूही उसे जाते हुए देखकर हैरानी से बोली, ये कहाँ जा रही है? तभी उसने देखा कि बाहर समर्थ कार लेकर खड़ा था और सना जाकर समर्थ की कार में बैठ गई। उन दोनों को ऐसे जाता हुआ देखकर रूही इतना तो समझ ही गई थी कि कुछ तो था जो वो दोनों सबसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए रूही बच्चों को देखकर उनसे बोली, तुम लोग मेड आंटी के साथ रहना, मैं अभी आ रही हूँ। और वो तुरंत ही सना और समर्थ का पीछा करने के लिए अपनी कार में आकर बैठ गई और कुछ ही देर में रूही समर्थ की कार के पीछे आ गई थी। वो बस ये जानना चाहती थी कि वो दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे थे। तभी रूही ने देखा कि समर्थ ने अपनी कार को सिटी हॉस्पिटल वाली रोड पर मोड़ दिया था। रूही ने भी बिना देर किए हुए अपनी कार को उसी तरफ मोड़ लिया। कुछ देर बाद समर्थ ने जल्दी से अपनी कार को पार्किंग में लगाया और वो सना का हाथ पकड़कर सिटी हॉस्पिटल के अंदर घुस गया। लेकिन उन दोनों को शायद ये नहीं पता था कि उनके पीछे रूही भी थी, जो आज शायद उनके राज पर से पर्दा उठाने के लिए ही यहाँ आई थी। रूही उन दोनों के उड़े हुए चेहरे के रंगों को देखते हुए खुद से बोली, शायद सना से जुड़ा कोई राज आज मेरे सामने आने वाला है, क्योंकि इतनी छोटी सी बात पर इस तरह से हॉस्पिटल आना और सना का इतना ज्यादा घबरा जाना, ये साफ बताता है कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। उधर अमर, जो कि धमकियों से और अपने ऑफिस से पहले से ही परेशान था, जब घर आया तो उसे घर पर कोई भी नहीं दिखा। धीरे धीरे वो सभी को ढूंढते हुए ऊपर जाने लगा, लेकिन तभी बच्चों के धीरे धीरे बोलने की आवाज उसके कानों में आई। बच्चों की आवाज सुनकर उसने तेजी से एक आवाज लगाई, आरव, अवनी, कहाँ हो तुम? और जैसे ही अमर ने इतना बोला तो बच्चों की आवाज आना बंद हो गई। अमर हैरानी से खुद से बोला, ये मेरे साथ खेल रहे हैं या फिर मुझसे डर गए हैं? और इतना बोलते हुए अमर फिर से आगे बढ़ने लगा। उसने बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो वहां बच्चे नहीं थे और ना ही रूही उसे कहीं दिख रही थी। वो फिर से एक बार बच्चों को आवाज लगाते हुए ऊपर जा रहा था कि तभी उसने देखा कि बच्चे इन्वर्टर के पास खेल रहे थे और उनके हाथ में इन्वर्टर से निकली 2 वायर थी। ये देखते ही अमर की आंखें फटी की फटी रह गई और वो जोर से चिल्लाया, अवनी, आरव, छोड़ो तारों को, क्या कर रहे हो तुम दोनों? जैसे ही अमर ने इतना कहा तो बच्चों ने घबरा कर उन तारों को फेंक दिया और अमर ने भागते हुए जाकर बच्चों को जोर से हक कर लिया। कुछ देर तक अमर बच्चों को ऐसे ही पकड़े रहा और उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो बच्चों के माथे पर किस करते हुए उन्हें देखकर बोला, तुम्हें पता है ना कि इसमें करंट आता है, तो फिर तुम दोनों इससे क्यों खेल रहे थे? और माँ कहाँ है तुम्हारी? बच्चे अमर को देखकर बड़ी मासूमियत से बोले, माँ बहुत देर से नहीं आई है, हम बोर हो रहे थे और हमारे साथ खेलने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम लोग ऊपर आकर खेलने लगे। उन दोनों की बात सुनकर अमर हैरानी से बोला, लेकिन माँ कहाँ गई है? क्या आप दोनों को पता है? दोनों बच्चे उदास होकर मुंह लटकाकर उसकी तरफ देखकर बोले, हमें नहीं पता। अमर के चेहरे पर अब थोड़ी परेशानी और गुस्सा झलकने लगा था। उसने बच्चों को उनके रूम में भेजा और फिर जेब से फोन निकालते हुए रूही को फोन लगा दिया। रूही, जो कि समर्थ और सना के पीछे पीछे डॉक्टर के केबिन तक पहुंच चुकी थी, वो अपने चेहरे के सामने न्यूज़पेपर लगाकर बैठी हुई थी ताकि सना और समर्थ उसे पहचान न सके। अब उसे इंतजार था तो बस डॉक्टर के सामने सना और समर्थ की बातें सुनने का, क्योंकि इसमें ही सना के वापस आने का कोई राज छुपा हो सकता था जिसे आज रूही हर हाल में जानने आई थी। तभी नर्स ने समर्थ और सना को आवाज दी और वो दोनों तुरंत डॉक्टर के केबिन में पहुंच गए।
उनके अंदर जाते ही रूही भी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। अभी डॉक्टर कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी रूही का फोन बजने लगा। उसने देखा तो अमर का कॉल था। उसे पता था इस वक्त उसके लिए क्या जरूरी है, इसलिए उसने अमर का कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही अमर गुस्से से फोन देखकर बोला, ऐसी क्या मजबूरी आ गई है रूही तुम्हारी जो तुम मेरा फोन काट रही हो? इतना बोलते हुए अमर ने दोबारा फिर से उसे फोन लगा दिया। इस बार रूही ने उसका फोन उठा लिया था। वो साइड में आकर बहुत धीरे से अमर से बोली, अमर तुम 2 मिनट रुक नहीं सकते क्या? और इतना बोलकर वो फोन काटने ही वाली थी कि तभी अमर गुस्सा करते हुए जोर से बोला, रूही ये तुम मुझसे बोल रही हो? अरे ये तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए था कि तुम 2 मिनट रुक नहीं सकती थी क्या? कम से कम मेरे आने का वेट कर लिया होता, फिर तुम्हें जहां जाना था तुम जा सकती थी। तुम्हें पता भी आज क्या हुआ है? जब अमर ने ऐसे कहा तो रूही को अमर की चिंता हो गई। वैसे भी पहले से इतना सब कुछ हो चुका था उन दोनों की जिंदगी में। अब एक बार फिर से रूही कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहती थी। वो परेशान होकर अमर से बोली, क्या हुआ अमर, तुम ठीक तो हो ना? अमर का गुस्सा अभी भी उतना ही था। वो अपनी सख्त आवाज में फिर से रूही से बोला, क्या हुआ है और क्या नहीं ये जानने के लिए तुम्हें घर आना होगा। और मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ हो, क्या काम कर रही हो, लेकिन मुझे इसी वक्त तुमसे बात करनी है। तुरंत घर वापस आओ। और इतना बोलकर अमर ने रूही की बात भी नहीं सुनी और फोन काट दिया। अमर का फोन कटने के बाद रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी उसने पलटकर डॉक्टर की केबिन की तरफ देखा तो वहां सना समर्थ नहीं थे और ना ही वो डॉक्टर वहां था। ये देखकर रूही एकदम से हैरान हो गई। उसने 2-3 बार केबिन में जाकर देखा, लेकिन वो दोनों उसे कहीं नहीं मिले। हॉस्पिटल बहुत बड़ा था और रूही के पास इतना वक्त नहीं था कि वो पूरे अस्पताल में उन दोनों को ढूंढती। इसलिए उसने वहां से निकल जाना ही सही समझा, क्योंकि अमर किस बात से गुस्सा था अभी तो उसे ये भी नहीं पता था। रूही जल्दी से अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गई। रास्ते भर वो यही सोच रही थी कि आखिर क्या बात हुई होगी, क्यों अमर उससे इतना नाराज था। रूही जब घर पहुंची तो घर पर उसे कोई नहीं मिला और वो अपने तेज कदमों से जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगी। तभी हॉल के एक कोने में खड़ा अमर रूही को देखकर गुस्से से बोला, ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। अमर की बात सुनकर रूही मुड़कर उसकी तरफ खड़ी हो गई। उसे देखकर बोली, मैं बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर गई थी और शायद उन्होंने खाना भी नहीं खाया है, इसीलिए मैं उनके कमरे में उन्हें देखने जा रही हूँ। और तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में मुझसे क्यों बात कर रहे हो? रूही की बात सुनते ही अमर का गुस्सा और बढ़ गया और वो आगे आते हुए रूही को देखकर बोला, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें रूही? बच्चों ने खाना अगर ना भी खाया हो तो तुम तो उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी ना। तुम्हें पता है रूही, आज बच्चे मुझे किस हालत में मिले हैं? मुझे अगर जरा सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था आज बच्चों के साथ। इतना कहते हुए अमर सीढ़ियां चढ़ने लगा। धीरे धीरे वो रूही के पास आ गया था। रूही, जो कि अभी अमर को हैरानी से देख रही थी, वो समझ नहीं पाई थी कि बात क्या थी। वो अमर से कोई सवाल पूछती इसके पहले ही अमर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे इन्वर्टर के पास लाकर खड़ा कर दिया। उसे देखकर बोला, यही वो 2 तार हैं जिससे आरव और अवनी खेल रहे थे और इन तारों में अभी भी करंट फ्लो हो रहा है। रूही, अगर आज बच्चों को कुछ हो जाता तो क्या तुम उन्हें वापस लौटा कर ला सकती थी? और कहाँ गई थी तुम? क्या मैं ये जान सकता हूँ? अमर के सवालों का रूही के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जहां भी गई थी वहां से भी वो खाली हाथ ही आई थी। और बच्चों वाली बात सुनकर उसे खुद एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी लापरवाही की थी। अमर रूही पर चिल्लाए जा रहा था। तभी अवनी और आरव अपने कमरे से बाहर आ गए और उन्हें देखकर अमर एकदम से चुप हो गया। वो दोनों रूही के पास आते हुए अमर को देखकर मासूमियत के साथ बोले, पापा प्लीज आप माँ को मत डांटो, उनकी कोई गलती नहीं है। अमर आज पहली बार बच्चों पर गुस्सा करते हुए बोला, 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, जाओ जाकर चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। तुम दोनों को हर मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अमर ने इतना कहा तो रूही को आज बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज पहली बार उसकी वजह से आरव और अवनी को डांट पड़ी थी। बच्चे चुपचाप अपने कमरे में चले गए और रूही की आंखों में आंसू आ गए। वो अमर के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो तेजी से भागते हुए स्टोर रूम की तरफ चली गई, जहां वो रोज रात को सोती थी। अमर अपनी जगह पर खड़े होकर बच्चों और रूही को जाता हुआ देख रहा था। उसे इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और ऐसे में बच्चों और रूही का उससे दूर होना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। रूही स्टोर रूम में जाकर अपनी चटाई पर चुपचाप बैठ गई।
और अमर स्टोर रूम के ठीक सामने पड़े सोफे पर जाकर लेट गया। वो दोनों भले ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे के पास होने का एहसास था और दोनों के मन में एक दूसरे के लिए थोड़ी थोड़ी नाराजगी भी थी, जो इस वक्त बिल्कुल भी दूर नहीं की जा सकती थी। रात के 2 बज गए थे। अभी भी सना घर नहीं आई थी। रूही को नींद नहीं आ रही थी और उसे सना की बातें भी हैरान कर रही थी। तभी दरवाजे पर कोई आहट हुई। रूही तुरंत स्टोर रूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि अमर गहरी नींद में सोया हुआ था। वो चुपचाप नीचे पहुंच गई और उसने जैसे ही गेट खोला तो उसके सामने सना खड़ी थी, जिसके हाथ में घर की डुप्लीकेट चाबी थी। रूही सना को देखकर बड़ी हैरानी से बोली, तुमने घर की डुप्लीकेट चाबी भी बनवा रखी है? सना रूही की तरफ देखकर गुस्से में बोली, ये मेरे पति का घर है और तुम मुझसे ये सवाल पूछने वाली कोई नहीं होती। सना इतना बोलकर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी रूही उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर बोली, तुम्हारा हाथ कैसा है अब? रूही के सवाल से सना के चेहरे पर एक खामोशी की लकीर खिंच गई थी, क्योंकि उसने अपना दूसरा हाथ कपड़े से छुपा रखा था। अभी सना कुछ बोलने वाली थी कि तभी रूही फिर से उसे देखकर बोली, मैंने किसी डॉक्टर से ये नहीं सुना कि जलने के बाद उस जगह को ढककर रखो। शायद तुम्हारा केस थोड़ा स्पेशल है सना। क्यों छुपा रखा था सना ने अपना हाथ और क्यों गई थी वो समर्थ के साथ हॉस्पिटल? ऐसा कौन सा सच था जो सिर्फ सना और समर्थ को पता था? ये जानने के लिए सुनते रहिए